फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बफर्स के बारे में। इसमें हम बफर का डेफिनेशन देखेंगे, उसका टाइप्स देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कोई भी बफर सॉल्यूशन है उसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही इसमें हम बफर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। बफर इक्वेशन में मेनली दो टाइप का इक्वेशन होता है, एक एसिड के लिए होता है और एक बेस के लिए होता है। तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को इसका कवर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बफर का डेफिनेशन, कि बफर होता क्या है। ठीक है, तो बफर क्या होता है? The solution that are able to resist the changes in pH values are known as buffer solution. बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो पीएच के चेंजेस को रेजिस्ट करता है या फिर रोकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को रेजिस्ट करे, जो पीएच का चेंजेस होने वाला है उसको रोके, इस सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मेनली जब इन सॉल्यूशन में थोड़े से अमाउंट में एसिड या बेस डाला जाता है तब भी इसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो basically buffers are the solution which resist the changes in pH when small amount of alkali or acids are added। तो ये है इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, साथ ही ये किससे बना होता है? तो it consists of a mixture of weak acid and its salt और weak base and its salts। तो जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो मेनली वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बना होगा, या फिर वीक बेस या फिर उसके सॉल्ट से बना होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है, या तो उसमें एसिड और उसका सॉल्ट होगा या फिर उसमें बेस, वीक बेस और उसका सॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बफर का डेफिनेशन। चलिए देखते हैं कि बफर कितने टाइप का होता है। तो मेनली जो बफर है उसको हम तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है इसका एसिडिक बफर। एसिडिक बफर यानी कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक बफर क्या होता है? सॉल्यूशन हैविंग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को एसिडिक बफर कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। ये जो आप देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इसी का जो सॉल्ट है उसको सोडियम एसीटेट बोला जाता है। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, सोडियम लग गया है, इसका मतलब कि यहाँ पर Na आ जाएगा। ठीक है, और जहां पर भी सोडियम या पोटेशियम इस टाइप का चीज लगा होता है किसी भी एसिड में, यानी इस H के जगह पे जहां पर भी सोडियम या पोटेशियम लग जाएगा वो उसका सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। आप देख रहे होंगे इसमें क्या है? एसिटिक एसिड है और उसका सॉल्ट फॉर्म प्रेजेंट है, यानी कि उसका सोडियम फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के सॉल्यूशन से, इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम एसिडिक बफर बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड इसका टाइप होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा? मेनली सॉल्यूशन हैविंग मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो बेसिक बफर में मेनली क्या होगा? कोई सा भी एक वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है? मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस होता है। ठीक है, और इसका सॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि है अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड जैसे NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, वैसे ही इसका जो क्लोराइड फॉर्म है वो इसका सॉल्ट कहलाता है। तो इसमें हम मेनली क्या ले रहे हैं? मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, अमोनियम क्लोराइड एक वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बेसिक बफर बोलेंगे। ठीक है, इसका तीसरा टाइप होता है न्यूट्रल बफर्स। न्यूट्रल बफर में क्या होगा? मेनली सॉल्यूशन हैविंग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें आपको क्या हो जाएगा? वीक एसिड और वीक बेस मिलेगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूट्रल बफर है इसमें किसी भी तरीके का सॉल्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा जो एसिड था उसमें सॉल्ट था, बेसिक बफर था उसमें सॉल्ट था, लेकिन ये जो न्यूट्रल बफर है उसमें किसी भी तरीके का सॉल्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ये आपका मेनली वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में इसका क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हम ऊपर में भी पढ़े हैं। वीक एसिड का एग्जांपल होता है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। वीक बेस का एग्जांपल है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर यानी कि इसका जो पीएच है वो बेसिकली 7 के आसपास रहेगा, इसको न्यूट्रल बफर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर है। तो ये है हमारा न्यूट्रल बफर। अब इसका पीएच अगर हम देखें तो एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। आप पीएच स्केल पढ़े होंगे। ठीक है,
जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर हम इसको 3 ले, इसको 1 ले, यहाँ पर 10 और 14 ले, ठीक है। तो जो कम वाला साइड होता है वो किसका होता है, एसिड का होता है। जो ज्यादा वाला साइड होता है, 7 से ऊपर वाला साइड होता है, वो होता है आपका बेस का, बेसिक का, ठीक है। जो 7 है वो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो एसिडिक बफर में हम क्या यूज कर रहे हैं, वीक एसिड यूज कर रहे हैं और उसका सॉल्ट यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा, ठीक है। वहीं बेसिक बफर में क्या होगा, हम वीक बेस यूज कर रहे हैं, तो इसका जो पीएच है वो किस साइड जाएगा, बेसिक की तरफ जाएगा। मेनली 10 के आसपास हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप का बफर होगा। साथ ही ये तो न्यूट्रल बफर है, इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रल के साइड होगा। 7 के आसपास इसका रेंज होगा, मे बी 6.9 हो सकता है, 7.1 हो सकता है, 7.2 हो सकता है। तो ये होता है न्यूट्रल बफर का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो उसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। बफर सॉल्यूशन क्या है, वो पीएच के चेंजेस को रोकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जिस रेंज का, जिस पीएच का सॉल्यूशन बनाएंगे वो उसी पीएच पे कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट दी रिएक्शन। अगर वो किसी भी रिएक्शन के दौरान या किसी भी फॉर्मुलेशन में अगर उसका पीएच चेंजेस हो जाते हैं तो वो एक आइडियल बफर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसका जो पीएच है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अगर हमने 3 पीएच का बफर बनाया है, 3 यानी कि थोड़ा सा एसिडिक बफर हो गया, ठीक है। अगर 3 पीएच का अगर हम बफर सॉल्यूशन बनाए हैं तो थ्रू आउट द रिएक्शन या थ्रू आउट द प्रोसेस ये इसका जो पीएच है वो 3 में ही रहना चाहिए। अगर ये 2 हो गया या 4 हो गया या किसी तरीके का इसमें चेंजेस आ गया तो वो आइडियल बफर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन करें, उसमें वाटर ऐड करें उस सॉल्यूशन में, तो भी उसका पीएच सेम होना चाहिए, ठीक है। डाइल्यूशन के कारण उसके पीएच में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये बफर की एक आइडियल प्रॉपर्टी होती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, pH does not change even after addition of small quantity of acid or bases। इसकी जो pH है उसमें अगर हम थोड़ा सा अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करें या स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करें तो भी उसके pH में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बफर के डेफिनेशन में ही ये दिया हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पे उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है कि स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड और बेस ऐड किया जाए तो उसके पीएच में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आना चाहिए। फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट इज यूजफुल फॉर केमिकल रिएक्शन। बफर हम मेनली बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं जब हमको पीएच को मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है। तो इसकी एक आइडियल प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि जब तक वो केमिकल रिएक्शन चल रहा है तब तक उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन के बीच में मान लीजिए गलती से उसका पीएच चेंज हो गया, बढ़ गया या कम हो गया, एसिडिक हो गया या ज्यादा बेसिक हो गया, तब उस केस में क्या होगा, हम जो पीएच मेंटेन करके चलना चाह रहे हैं उस रिएक्शन में वो नहीं चलेगा, पीएच चेंजेस हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि मे बी हमारा जो केमिकल रिएक्शन होना है वो नहीं होगा या कोई अलग रिएक्शन वहां पर आ जाएगा। तो इसलिए जो इसका पीएच है वो पूरे रिएक्शन के दौरान, पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम बफर सॉल्यूशन एक बना के रखे हुए हैं, 3 का बफर बनाया है, 4 पीएच का बफर बनाया है, 7 पीएच का बफर बनाया है, इस तरीके से अगर हम बफर सॉल्यूशन स्टोर करके रख रहे हैं कहीं पर तो लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको स्टोर करके रख पाए, लंबे समय के बाद भी उसका जो पीएच है उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमने 2 दिन के लिए किसी बफर सॉल्यूशन को बना के रखा है, 4 पीएच का हम बफर सॉल्यूशन बना के रखे हैं, 2 दिन के लिए हमने स्टोर कर दिया, तो उसका जो पीएच है वो 4 की जगह 5 हो गया, 6 हो गया या 1 हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम उस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो एक ड्यूरेशन है उस बीच में जो पीएच है इस बफर सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए इवन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। तो ये था इसका प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे कि बफर इक्वेशन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली बफर इक्वेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक बफर के लिए और एक होता है बेसिक बफर के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके देखे थे, इसका टाइप ही होता है एसिड और बेसिक। तो जो बफर इक्वेशन है वो मेनली हम लोग 2 टाइप से परफॉर्म करते हैं, एक डेरिवेशन होगा आपका एसिड के लिए और एक होगा बेस के लिए। सबसे पहले मैं आपको एसिड वाले का डेरिवेशन बताने जा रही हूँ। दोनों का जो डेरिवेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका सिमिलर होता है, बस यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन ले रहे हैं उसकी जगह पे हम बेसिक वाले में OH लेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या है, बेस है, और जो H+ होता है वो आपका एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बफर इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं कि बफर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या डेरिवेशन होता है, साथ ही हमें उसमें कौन सा इक्वेशन मिलता है।
ठीक है, तो मान लीजिए हम ये एसिड के लिए इक्वेशन देख रहे हैं, तो ये जो बफर इक्वेशन है ये मेनली क्या है, फॉर एसिड्स। एसिड यानी कि मेनली वीक एसिड ही इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एसिड के लिए बफर इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेनेबल फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड इज गिवन बाय इक्वेशन। जब हम वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर उसके आयंस में उसको तोड़ेंगे तो इस टाइप का इक्वेशन हमें मिलेगा। जैसे वीक एसिड का एक एग्जांपल होता है एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला किसका है आपका, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो ये CH3COO माइनस आयन बनाता है और H प्लस आयन बनाता है। ये जो H प्लस है, ठीक है, यही आपके रिएक्शन में ऐसा एसिड के तौर पे यहाँ पर पूरे रिएक्शन में ये हम लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस एसिटिक एसिड को इस फॉर्म में लिखूँ, HA के फॉर्म में लिखूँ। H यानी कि ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये जो A है वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट, ये जो A है ये मेनली आपका बेस है। इस रिएक्शन में ये एज अ बेस भी काम करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं जो क्या करते हैं, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और एज अ बेस यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो HA यानी कि ये H क्या है, ये वाला एसिड वाला H है, और A क्या है, यहाँ पर बेस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, HA इज इक्वल टू H प्लस प्लस A माइनस। ये जो A माइनस है ये यहाँ पर क्या है, बेस है, और ये जो H है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है। ठीक है, यहाँ छोटा सा मैं लिख देती हूँ एसिड। इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है, ये जो HA है, ये जो वैल्यू है, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब इस वैल्यू को इस साइड पे शिफ्ट किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसकी जगह पे हम Ka लिख सकते हैं। Ka का मतलब होता है कांस्टेंट। आप हर जगह मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। मेनली इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो K आ गया यहाँ पर, Ka इसलिए लगाया गया क्योंकि एसिड के लिए हम लोग ये डेरिवेशन निकाल रहे हैं, इसीलिए कांस्टेंट किसका है, एसिड का। तो एसिड का कांस्टेंट हमने लिया है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, ये वाले H प्लस को हम लिख लेंगे, A माइनस हम यहाँ पर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई HA लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला H यहाँ पर नीचे में आ गया हमारे रिएक्शन में। अब हम क्या करेंगे, अपॉन रीअरेंजमेंट हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। जब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाएगा तब क्या होगा, ये जो H प्लस है वो इस साइड पे आ जाएगा, इक्वल टू ये जो Ka है वो आपके इधर आ गया है। साथ ही में आपका ये जो रिएक्शन है, ये जो दोनों वेरिएबल है ये उल्टे हो जाते हैं। आप पहले भी मैथ्स में इसको पढ़े होंगे। जब भी हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ के जो इक्वेशंस है वो आपस में उलट जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, HA अपॉन A माइनस हमारा आ गया है। इसको हम ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला है, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला है, इसके दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में हमें क्या करना है, लॉगरिथम ले लेना है, लॉग की वैल्यू ले लेनी है। तो लॉग को हम LOG लिखते हैं, ये आपको पता होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को अगर लॉगरिथम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग, ये पूरे होल में इसका लॉग आएगा। ठीक है, जब हम लॉग का यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये इसके साथ लॉग आएगा, साथ ही इसके साथ यहाँ पर एक लॉग आएगा। तो लॉग ब्रैकेट में लिख लेंगे हम Ka HA अपॉन A माइनस। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये वैल्यू आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे डिराइव कर लेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा आपका, लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग Ka। लॉग का Ka के साथ भी इंटू होगा, लॉग का इस HA अपॉन A माइनस के साथ भी इंटू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग Ka प्लस लॉग HA अपॉन A माइनस। ठीक है, तो ये आपका ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें अपना सेकंड इक्वेशन यहाँ पर मान लेना है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसमें हम -1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों साइड पे, बोथ LHS एंड RHS दोनों साइड पे हमें क्या करना है, -1 का इंटू कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ऑब्वियस की बात है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको एज इट इज लिख लेना है और यहाँ पर हमें माइनस लगा देना है। तो ये जो लॉग H प्लस है वो क्या बन जाएगा, लॉग माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। ये प्लस का साइन यहाँ एज इट इज आएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस का इंटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग HA अपॉन A माइनस। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम अगेन क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka एज इट इज आ गया। यहाँ पर जो ये प्लस है और ये जो माइनस है, जब प्लस और माइनस का इंटू होता है तो वो माइनस होता है। ये मैथ्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे मिल लिया आपको क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है तब वो क्या बनता है, प्लस बनता है। प्लस इंटू माइनस होता है तो वो आपका क्या बनाता है, माइनस बनाता है। माइनस इंटू प्लस होता है वो आपका क्या बनाता है, माइनस बनाता है। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस बनता है। ठीक है,
तो ये आपका एक जनरल बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक प्लस है हमारे पास और एक माइनस है, जब इन दोनों का आपस में इंटू होगा माइनस और प्लस का तो माइनस बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस लॉग एच ए अपॉन ए माइनस, ठीक है। ये हमें को एक फाइनल वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको पीएच के फॉर्म में लिखेंगे। पीएच आप जानते होंगे कि क्या होता है, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसी को हमने लिख लिया है, चूंकि ये आपको पता होगा चूंकि का साइन होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। पीएच का ये आपका डेफिनेशन ही है, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये आपका पीएच का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस एंड पी के ए, इसका भी जो नेगेटिव लॉग है वो पी के ए कहलाता है, ठीक है। तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लॉग एच प्लस, यहाँ पर भी क्या माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस को हम पीएच भी लिख सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने इस वैल्यू की जगह पे क्या लिखा है, पीएच लिखा है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए को आप देखिए यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, पी के ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पी के ए, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और ये सेम वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे लॉग एच ए अपॉन ए माइनस, ठीक है। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे यहाँ पर वैल्यू को पुट किया। हमने बस यहाँ पर क्या किया है, जो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन है उसको एज अ पीएच हमने रिप्रेजेंट किया है, और जो माइनस लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हमने पी के ए टाइप से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बाकी आपका जो रेस्ट ऑफ द रिएक्शन है वो सेम है। इसके बाद क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पी के ए माइनस, ये जो लॉगरिथम है इसे हमें हमारा ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला बस आप जो वैल्यू देख रहे होंगे इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ये जो हमारा एच ए अपॉन ए माइनस है इसको हम वापिस से उल्टा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होगा जब भी लॉग की वैल्यू को हम उल्टा करते हैं तो उसके आगे में माइनस लग जाता है, ये एक बेसिक रूल है मैथ्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू पी के ए, माइनस की जगह माइनस आएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू को जस्ट उल्टा किया है, एक ऊपर लिखा है और एच ए को नीचे लिखा है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में रहेगा तो जो ये लॉग की वैल्यू है वो निगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लॉग ए अपॉन एच ए। आप ध्यान रखना अभी तक हम ऊपर में एच ए लिखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हमने उल्टा किया है, ए ऊपर चले गया और जो एच ए है वो नीचे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो पूरी इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पीएच की जगह पीएच आ जाएगा इज इक्वल टू पी के ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी आपको क्या होगा, सेम ये वाला रूल फॉलो होगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, लॉग ए माइनस अपॉन एच ए। यहाँ पर हमें ये जो फॉर्मूला मिल रहा है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए अपॉन एच ए, ये जो इक्वेशन है यही हमारा एसिड का बफर इक्वेशन है, ठीक है। और इसी इक्वेशन का एक और नाम है जो कि हमेशा क्वेश्चन में आता है, वो है हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन, ठीक है। आपको ये जो बफर इक्वेशन है ये दो टाइप से पूछ सकता है, या तो आपको डायरेक्टली बफर इक्वेशन पूछेगा, राइट द बफर इक्वेशन फॉर एसिड्स, या फिर राइट द बफर इक्वेशन फॉर बेसिस, या फिर आपको ये दूसरे नाम से पूछेगा जिसका नाम होता है हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये इक्वेशन को दिया था, इसी के नाम से ये जो इक्वेशन है इसको हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है एसिड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें जो हम वैल्यू पुट की है पी एच, पी के ए, एच ए, ये सब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हियर पी एच इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये जो पी एच है वो क्या है, बफर सॉल्यूशन की एसिडिटी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसिड के लिए निकाल रहे हैं, तो ये उसकी एसिडिटी कहलाएगी, बफर की एसिडिटी, ठीक है। पी के ए क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ के ए, जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है के ए, ये उसका निगेटिव लॉग है। पी के ए क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ के ए, ठीक है। अब ये के ए क्या है, के ए होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के जहां पर भी मैथ्स में या केमिकल के किसी भी डेरिवेशन में के यूज होता है, यानी कि उसका मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के तौर पे हम यहाँ पर इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एच ए, ये जो एच ए आपको नीचे में दिख रहा है ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। एसिड का क्या कॉन्सेंट्रेशन है हमारे उस रिएक्शन में, वो है आपका एच ए। ये जो ए माइनस आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये जो रिएक्शन में जो कॉन्जुगेट बेस की तरह काम कर रहा है, कॉन्जुगेट यानी क्या है, एक एसिड है और एक बेस है, आपस में ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस। तो ये था हमारा बफर इक्वेशन फॉर एसिड। एसिड के लिए ये पूरा बफर इक्वेशन है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यही सेम रिएक्शन आपको भी बताने वाली हूँ लेकिन बेस के लिए बताऊंगी, ठीक है। तो एसिड का ये वाला स्क्रीनशॉट आप चाहे तो अभी ले सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना बफर इक्वेशन फॉर बेसिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो बफर इक्वेशन है वो बेस के लिए हम कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है।
तो ये हम जो आगे पढ़ने वाले हैं ये है आपका फॉर बेसिस, यानी कि बफर इक्वेशन हम जो आगे अभी पढ़ने वाले हैं ये आपका बेस के लिए बफर इक्वेशन। ये एज इट इज आपके एसिड के जैसे ही रहता है, लेकिन जहां जहां पर हमने एसिड का H लिखा था वहां वहां हमें OH लिखना है, क्योंकि जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो H की जगह यहाँ पर हर जगह OH लिखाएगा और Ka की जगह Kb हमें लिखना है, क्योंकि Kb क्या कर रहा है, बेस के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, द हाइड्रोक्साइड आयन, पहले वाले में हाइड्रोजन लिखा था। ठीक है, तो द हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन concentration obtainable for the dissociation of a weak base is given by equation। वीक बेस का जब डिसोसिएशन होता है तो कौन से टाइप के हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलता है, तो NH4OH। ये आप जानते होंगे, ये किसका एग्जांपल है, वीक बेस का, ये आपका एग्जांपल है वीक बेस का। ठीक है, तो ये जो वीक बेस है जब ये डिसोसिएट होता है तो ये NH4 प्लस बनाता है और OH माइनस आयन बनाता है। ये जो OH माइनस आयन है ये बेस है आपका। ठीक है, और ये जो आपका NH4 प्लस है ये यहाँ पर एज अ एसिड काम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को हम OHB के फॉर्म में लिखें तो OH क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो OH है, ये जो बेस का जो OH होता है हाइड्रोक्साइड होता है उसको एज इट इज लिख लेना है। ये जो आपका NH4 है यानी कि ये एज अ एसिड यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको किससे डिनोट करेंगे, B से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो OHB इज इक्वल टू OH माइनस हो जाएगा एज इट इज, और ये जो NH4 प्लस है इसकी जगह पे हमें B प्लस लिखना है। ठीक है, B प्लस यानी कि यहाँ पर ये जो B प्लस है वो क्या है, एसिड है, और ये जो OH माइनस है ये क्या है, बेस है आपका। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम कांस्टेंट के फॉर्म में ले आए तभी क्या होगा, ये जो OHB है वो इस साइड चले जाएगा, आपके राइट हैंड साइड में चले जाएगा, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, KB कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस KB इज इक्वल टू OH माइनस, यहाँ पर जो OH माइनस उसे लिख लेना है, B प्लस को लिख लेना है अपॉन ये जो OHB है इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, वो कहाँ शिफ्ट हो गया आपके इसके अपॉन में, यानी कि इसके डिवाइड में यहाँ पर शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है, इसी को हमें अगेन रीअरेंज करना है। रीअरेंज करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये जो OH माइनस आयन यहाँ पर हमें दिख रहा है, OH माइनस को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, इज इक्वल टू KB इधर आ जाएगा, और जब आपका OH माइनस आयन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पर, ये जो डिवाइजन का वैल्यू है, ये जो आपका यहाँ डिवीजन का वैल्यू है ये आपका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OHB यानी कि नीचे वाला वैल्यू ऊपर चले गया, OHB अपॉन B प्लस, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज हमें इसमें क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे हमें क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, लॉग OH माइनस इज इक्वल टू लॉग, इस पूरे का होल का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग KB OHB अपॉन B प्लस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग OH माइनस इज इक्वल टू लॉग KB के साथ इसका इंटू होगा तो ये लॉग KB बन जाएगा प्लस लॉग, ठीक है, लॉग आया यहाँ पर, और ये जो OHB अपॉन B प्लस है उसे हमें एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मिला है इसमें हम -1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों साइड में, RHS साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों साइड पे हमें क्या करना है, -1 का इंटू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग KB के सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस ये जो आपका होल वैल्यू है इसमें भी माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OHB अपॉन B प्लस। ठीक है, अब हम ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एज इट इज हम इस वैल्यू को यहाँ लिख देना है, माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग KB माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है और ब्रैकेट के अंदर में क्या है, माइनस है। ये जो सेम एक का जनरल फॉर्मूला है इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस मिला के क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस यहाँ पर आ गया लॉग OHB अपॉन B प्लस। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें पता है जो POH है, POH क्या होता है आपका, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, जैसे पीएच का फॉर्मूला था ना, पीएच क्या था, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, वैसे ही जो POH है वो आपका है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर लिख लेना है, POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड PKB, KB यानी कि बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो PKB इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो माइनस लॉग OH क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से माइनस लॉग OH, इसकी जगह पे हमें क्या लिख लेना है, POH लिख लेना है, तो POH हमने यहाँ पर लिख लिया,
इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। माइनस लॉग के बी की क्या वैल्यू है, पी के बी, तो पी के बी को हमें यहाँ लिख लेना है। अब हमारा क्या बच रहा है, इतना ही क्वेश्चन बच रहा है, इसको एज इट इज यहाँ पर उतार लेना है, माइनस लॉग ओ एच बी अपॉन बी प्लस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी माइनस ये जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर ओ एच बी अपॉन बी प्लस, इसको हम उल्टा करेंगे। तो जब भी हम लॉग के डिवीजन को उल्टा करते हैं तो लॉग के आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू है जो ये वाली, इसे हम यहाँ पर उल्टा करेंगे तो इस वाले लॉग के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, वो पी ओ एच हो जाएगा इज इक्वल टू पी के बी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी आपका ये जो सेम जनरल फॉर्मूला है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, वो हो गया यहाँ पर लॉग बी प्लस अपॉन ओ एच बी। ठीक है, तो ये जो हमें इक्वेशन मिल रहा है ये हमारा बेस के लिए इक्वेशन है। ठीक है, ये है हमारा बफर इक्वेशन फॉर बेस। ठीक है, ये है हमारा बफर इक्वेशन फॉर बेस। यही सेम जो रिएक्शन है, यही जो सेम डेरिवेशन है वो हमें एसिड के लिए भी मिला था, बस एसिड की जगह पे यहाँ पर क्या था, ओ एच की जगह एच था, के बी की जगह के ए था, और यहाँ पर बी प्लस की जगह ए माइनस था, और ओ एच बी की जगह पे क्या था आपका एच ए था। ठीक है, सेम इक्वेशन हमें मिल रहा है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है और बेस का कांस्टेंट हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, बाकी आपका जो पूरा इक्वेशन है वो आपके एसिड के जैसे ही सिमिलर होता है। और ये जो हमें इक्वेशन यहाँ पर मिल रहा है पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग बी प्लस अपॉन ओ एच बी, ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पर आया है ये आपका बफर इक्वेशन है बेसिस के लिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया ये भी आपके हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के सिमिलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो अलग अलग वैल्यूज है उसके क्या मतलब होते हैं। तो हियर पीओएच क्या है आपका, बेसिसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये क्या है, बफर सॉल्यूशन की बेसिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है पीओएच। अब हम क्या है लिए हैं यहाँ पर पीकेबी आपका क्या है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी का ये क्या है, निगेटिव लॉगरिथम वैल्यू है। यहाँ पर आप देख लीजिए पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी, तो केबी का ये क्या है, निगेटिव लॉगरिथम है। केबी, ये जो केबी है वो क्या है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो बेस है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है के बी। ठीक है, ओ एच बी आपका क्या है यहाँ पर, ओ एच बी आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन बेस, और बेस का क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है उसी का ये क्या है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें बी प्लस मिला हुआ है, ये बी प्लस आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड। यहाँ पर ये बी प्लस है, यहाँ पर क्या है, एसिड है, तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड। इसी इक्वेशन से आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास पी के बी का वैल्यू दिया हो, लॉग का वैल्यू दिया, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दिया हो, तो हम किसी भी सॉल्यूशन का क्या कर सकते हैं, जो ये कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का और बेस का वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो ये था हमारा पूरा बफर इक्वेशन फॉर एसिड एंड बेसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।